नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई का कैसे गठन हुआ, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो भारत में तीन बैंक थे। बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीन बैंकों को मिला के 1921 में तीनों बैंक का विलय करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक का निर्माण किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत सरकार ने इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या की थी? हिस्सेदारी को खरीद लिया था। आज भी एसबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी परसेंट है? 50% है। क्लियर। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एक्ट पारित किया गया और उसका नाम एसबीआई पड़ा। ठीक है। इसी को कहते हैं स्टेट रिस्पॉन्सर बैंक। क्लियर। आगे हम देखते हैं 1955 में एसबीआई एसोसिएट्स एक्ट 1955 में क्या है कि एसबीआई के साथ साथ 8 इसके एसोसिएट्स बैंक थे। ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन्हीं 8 बैंक को जो एसबीआई का क्या किया गया? सहयोगी बैंक घोषित किया गया। क्लियर। अब 1 अप्रैल 2017 की बात करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? 1 अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक के सभी सहयोगी बैंक, जितने भी ये एसोसिएट्स बैंक के और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में विलय कर दिया गया। इसके पहले हमने जो ये 8 बैंक बताए, इन सारे बैंकों को एसबीआई में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। और भारतीय महिला बैंक का भी एसबीआई में विलय कर दिया गया। वर्तमान में क्या है? एसबीआई का कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर। एसएस मार्केट में इसकी जो है 23% हिस्सेदारी है। वही लोन डिपॉजिट मार्केट में 25% की हिस्सेदारी है। क्लियर। वर्तमान में एसबीआई में भारत सरकार की 50% क्या है? 50% से अधिक की हिस्सेदारी है। क्लियर। यह राष्ट्रीय बैंकों की सूची लिस्ट में शामिल नहीं है। अपने स्थापना के समय से ही राज्य की स्वामित्व वाली संस्था की कार्य कर रही है एसबीआई। ने बताया ये स्टेट रिस्पॉन्सर बैंक है। क्लियर। विश्व के 100 बैंकों में एसबीआई भी शामिल है, जिसका ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 55 है ग्लोबल रैंकिंग। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है। स्वतंत्रता के समय से इसकी घटना को हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पहले प्राइवेट सेक्टर के कई सारे बैंक थे। ठीक है। उनको ये बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। स्वतंत्रता के पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। लेकिन देश के आर्थिक विकास में इनसे कोई नहीं लेना देना था। देश के आर्थिक विकास में इनका कोई नहीं लेना देना था, क्योंकि ये हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते थे। लेकिन इनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना था। देखो, यही बात लिखा है। ठीक है। अतः जरूरत थी कि इन बैंकों पे, जो प्राइवेट बैंक थे, इन पे नियंत्रण किया जा सके, ताकि देश की आर्थिक विकास में से इन बैंकों को जोड़ा जा सके। क्लियर। तो आज़ादी के पहले क्या थे? प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। तो ये क्या करते थे? ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। अर्थात कह सकते हो कि ये बैंक जहाँ प्रॉफिट होता था वही अपने ब्रांचेस को खोलते थे। ये ग्रामीण इलाकों में जाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इनको अपने व्यक्तिगत लाभ कमाना था। इनका उद्देश्य केवल एक ही था, इनका आर्थिक विकास से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसलिए ये इस प्रकार के संरचना के तहत कार्य करते थे। क्लियर। लेकिन क्या है, इसी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें सभी प्राइवेट बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया। पहले क्या थी? आरबीआई को से भी ये स्वतंत्र होते थे। आरबीआई की कोई भी रेगुलेशन को ये फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया, तो इसमें क्या सबसे पहला काम किया गया कि इन पे नियंत्रण बनाने की सख्त जरूरत है। इसी नियंत्रण को बनाने के लिए प्राइवेट बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है। यहाँ नियंत्रण से तात्पर्य था कि आरबीआई का दिशा निर्देश का मानना होगा। नियंत्रण का मतलब ये था। ठीक है। इसकी संरचना प्राइवेट ही बनी रही।
केवल नियंत्रण में लाया गया, लेकिन संरचना अभी भी प्राइवेट ही बनी रही। लेकिन 14 जुलाई 1969 की बात है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो ये राष्ट्रीयकरण का एक न्यूज़पेपर था जिसको हमने यहाँ पे लगाया गया है। क्या है कि ये इंदिरा गांधी जी हैं, रात में भी जो है सुबह के न्यूज़पेपर में आता है कि 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। 14 टॉप बैंक का क्या किया जा चुका है, नेशनलाइज किया जा चुका है। तो वही उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी के जो 14 बैंक थे उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। देखो नेशनलाइज करने का अब तुम लोग सोचोगे कि कारण क्या है, तो हम बता दें नेशनलाइज करने का जो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आज़ादी के बाद लोगों का विश्वास बैंक पे नहीं था। तो उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी था कि बैंकों का नेशनलाइज किया जाए। ठीक है, नेशनलाइज करने से लोगों का भरोसा बैंक पे होगा और लोग अपना जमा जो है बैंक में स्वीकार करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि लोग घरों में अपना पैसा रखते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लूट मारी होती थी और यहाँ तक कि नृशंस हत्या भी कर दी जाती थी लोगों की। इसी कारण ये जो देश के लिए एक बड़ी समस्या बनी थी। इसी कारण जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि लोगों का भरोसा जो है इस बैंक पे आए और लोग अपना जमा बैंकों में करें। ठीक है, और बैंक भी क्या है, ग्रामीण की तरफ रुख करें। इसी कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में देखो क्या तर्क है, तर्क हम देखते हैं। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रधानमंत्री ने जो तर्क दिया वह इस प्रकार है। देखो प्रधानमंत्री जी हमारी क्या कहती हैं कि बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण समाप्त करना था। भाई बैंक क्या थी, जहाँ प्रॉफिट होता था वहीं पे बैंक होता था, तो इस पे कुछ ही लोगों का नियंत्रण था। तो उस नियंत्रण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया। कृषि, लघु उद्योग, निर्यात व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था करना, मतलब कृषि के लिए ऋण दे, लघु उद्योग कोई छोटा छोटा उद्योग करना है उसके लिए ऋण दे, निर्यात व्यापार के लिए भी ऋण की व्यवस्था करना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य था। बैंकों के प्रबंधन में कुशलता का स्तर ऊंचा करने के लिए बैंकरों और अर्थशास्त्रियों के अलावा कृषि और लघु उद्योग से जुड़े लोगों के प्रबंधन में शामिल करना था। ठीक है, नए उद्यमकर्ता जो थे उनके पास पूंजी का अभाव था, तो उन्हें प्रोत्साहन देना भी इसका एक बड़ा काम था। जैसे कोई भी नया उद्योग करता है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास पूंजी की समस्या बनी रहती है, तो उस पूंजी की समस्या के निदान के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि उन्हें क्या है, पूंजी का अभाव न हो, उन्हें लोन मिल सके ताकि उनका प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है, बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना और उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार करना एक सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रीयकृत करने का। क्लियर। अब राष्ट्रीयकरण के प्रभाव क्या दिखाई दिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग प्रणाली में जन विश्वास जागृत हुआ। देखो हमने बताया ना कि लोगों का विश्वास, बैंक पे भरोसा आए, तो वो क्या हुआ, जन विश्वास जागृत हुआ। बैंक शाखाओं का देश भर में विस्तार हुआ। बैंक शाखाएं क्या हुई, ग्रामीण स्तर तक भी पहुंची। ठीक है, सरकारी स्वामित्व ने बैंकों की स्थिरता को बढ़ाने में योगदान दिया। सरकार ने क्या किया, एक आकर्षक पैकेज दे के उनको ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाए और अपनी बैंकिंग सेवाओं का योगदान दे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच गई। ठीक है, दुर्गम जगहों तक बैंक पहुंच गए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का न्याय संगत वितरण हुआ। क्लियर। ये उसके राष्ट्रीयकरण के प्रभाव थे। अब देखो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो भी समझ लेते हैं। जैसे हरित क्रांति में तेजी आई। राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना था। नए उद्यमियों तक ऋण की पहुंच सुनिश्चित हुई। कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार को ऋण मिला, जिससे इनका बेस्ट विकास हुआ। ठीक है भाई, अगर ऋण मिला तो लोगों ने क्या किया, कृषि भी किया अच्छे से, तो कृषि में विकास देखने को मिला। और निर्यात व्यापार भी हुआ, लघु उद्योग में भी हमें इसका विकास देखने को मिला। क्लियर। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020 क्या कहता है। राष्ट्रीयकरण के बाद पीएसबीएस, पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको लिख लो भाई, पीएसबीएस जो जहां भी देखेगा पब्लिक सेक्टर बैंक की राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में हिस्सेदारी 91% हो गई। ठीक है, कितना परसेंट, 91% हो गई, जो वर्तमान में घटकर कितना हो गई है, 70%। क्योंकि 1991 क्या है, आर्थिक उदारीकरण। हाँ, जो 1991 के बाद जब प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया तो उन्होंने मार्केट में तेजी से विकास किया। समझ रहे हो आप कि ये कितनी बड़ी समस्या थी, जहाँ पे हिस्सेदारी हमारे
सरकारी बैंकों का 91% हो गया था, वो घटकर 70% हो गई। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद जब प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया, प्राइवेट बैंक हमारे यहाँ सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट किए, तो क्या हुआ, इनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने लगी और सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट आने लगी। ठीक है। बैंक जमा में वृद्धि, महिला सदस्य, यह सुनिश्चित किया गया कि उन देखो, एसएचजी मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो बैंकों में कुछ महिलाओं का समूह होता है जो क्या करती हैं, ऋण देती हैं, जो क्या करती हैं, किसी के यहाँ सामूहिक विवाह पड़ गया या शादी विवाह पड़ गया तो उसको ऋण का मुहैया कराती हैं। तो उन्हीं महिलाओं के जो ग्रुप होता है उन्हीं को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। कुछ ज़्यादा ऋण दिया जाए जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। ठीक है। आगे समझेंगे राष्ट्रीयकरण की कमजोरियां। अब राष्ट्रीयकरण तो हो गया, लेकिन क्या क्या कमजोरी दिखाई गई कि बैंकों की कार्य क्षमता, लाभकारिता में काफी गिरावट देखी गई। जब बैंक राष्ट्रीयकृत हो गए तो उनकी जो कार्य क्षमता थी, जो इफिशियंसी थी, उसमें काफी गिरावट देखी गई। ठीक है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, देखो एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी हम आगे पढ़ाएंगे एनपीए क्या चीज होती है। एनपीए का मुद्दा बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता में अवरुद्ध बन गया। ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक समान ब्याज दर संरचना, जो कि बैंकों के लिए अविश्वसनीय रूप से एक जटिल और भिन्न ब्याज दर थी। ठीक है। बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा में कमी आई। बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही रवैया, विलंब करने आदि का समावेशन हो गया। ठीक है। देखो, जब बैंकों को राष्ट्रीयकरण की क्या क्या कमजोरियां थी, राष्ट्रीयकरण की जो कमजोरियां थी ये थी कि वो प्राइवेट बैंकों से क्या है, जो हमारे नेशनलाइज बैंक से वो काफ़ी पीछे होने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि क्या, कि प्रतिस्पर्धा की कमी थी। इनको प्रतिस्पर्धा की कमी थी, बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही रवैया थी। ठीक है। विलंब आदि करने की समस्या थी। ठीक है। राष्ट्रीयकरण से जिम्मेदारी और पहल का अभाव था। राष्ट्रीयकरण हो गया तो कोई भी बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता था, उस जिम्मेदारी, उस पहल का अभाव होने लगा। लाल फीताशाही, अकुशलता, विलंब राष्ट्रीयकृत बैंकों की सामान्य विशेषताएं बन गई। ठीक है। इसका एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है, मतलब इसमें कि राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप भी सामने आया, जिसे सस्ते ऋण दिए गए, जिससे इसकी लाभप्रदता कमजोर हो गई। जैसे भाई कोई विधायक मंत्री है, बता दिया कि हाँ देखो हमारे रिश्तेदार हैं, इनको लोन दे देना, तो वो क्या करते थे, उनको लोन मिल जाता था, तो जिससे इसमें भी उनके गिरावट आया। एनपीए की जो है काफ़ी बढ़ाए। देखो, बैंकों के असीमित विस्तार के कारण अत्यधिक बकाया कर्ज, आर्थिक रूप से अव्यवहार शाखाएं खोलने की समस्या भी आई। एक समस्या ये भी थी कि बैंकों में असीमित जो विस्तार होने लगा, ग्रामीण स्तर तक पहुंचा, तो उसमें भी एक बड़ी समस्या आई। ठीक है। तो इसी के लिए बैंकों का विलय और एकीकरण की बात करते हैं। एम नरसिंघम समिति, एम नरसिंघम ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनकी एक समिति ने 1998 में एक रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने सरकार को त्रिस्तरीय संरचना मॉडल में विलय की सिफारिश की। ठीक है। सोचो, 1998 में विलय की सिफारिश किसने की सबसे पहले? एम नरसिंघम समिति ने। इन्होंने क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े बैंक स्थापित किए जाए। कितने बड़े बैंक? 3 बड़े बैंक, और 8 से 10 राष्ट्रीयकृत बैंक बनाए जाए। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक बनाए जाए। एम नरसिंघम राज्य समिति ने 1998 में ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं, ठीक है, तो क्या है, 2014 में तो इनके पास फाइल जाती है कि आप बैंकों का पूंजीकरण करिए, क्योंकि बैंक सारे घाटे में जा रहे हैं। तो मोदी जी ने, हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या किया, सख्ती के साथ मना किया, और उन्होंने पीजे नायक समिति 2014 में गठन किया गया। ठीक है, कि भाई आप देखो इन समस्याओं का निदान चाहिए। कितनी बार बैंकों का पूंजीकरण किया जाएगा, हम पूंजीकरण नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने सरकार को सार्वजनिक बैंक का निजीकरण या विलय करना चाहिए। पीजे नायक ने क्या बताया कि सरकार को जो है सार्वजनिक बैंक का निजीकरण या विलय करना चाहिए। इन्होंने बताया, क्या कहा, इन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैंकों का विलय करिए, फिर उसके बाद उसका निजीकरण करिए। तो इसी के लिए 2017 में सरकार ने एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों और बाद में भारतीय महिला बैंक और एसबीआई में विलय को मंजूरी दे दी। 2017 में क्या हुआ, पीजे नायक समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो 2017 में क्या हुआ कि एसबीआई ने 5 सहयोगी बैंक
एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे, और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में विलय को मंजूरी दी गई। 2018 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विलय के प्रस्ताव के लिए अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे उनके विलय के प्रस्ताव के लिए अरुण जेटली की अध्यक्षता में, अरुण जेटली जी उस समय हमारे वित्त मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एकीकरण शुरू किया और उनकी संख्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या जो 56 थी, घटा के कितना ले आए, 38 पे ले आए। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को जो है पब्लिक सेक्टर के 4 बैंकों का 10 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। ठीक है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक में विलय किया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को। क्लियर? आगे समझेंगे। वर्तमान में क्या है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिसमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक हमारा क्या है, एसबीआई है। टोटल कितने बैंक हैं वर्तमान में? 12 सार्वजनिक बैंक है, जिसमें एसबीआई जो है हमारा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन बैंक है? पीएनबी दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। उसके बाद इन बैंकों को देख लो, जो जो हमारे 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? अब आगे देखें, एकीकरण के पक्ष में क्या तर्क दिया गया। कई समितियों द्वारा अनुशासित, जैसे नरसिंहम समिति, पीजे नायक समिति ने क्या किया, एकीकरण के पक्ष में तर्क दिया। जैसे नरसिंहम समिति ने 1998 में दे दिया था, पीजे नायक समिति जी ने अपना कब रिपोर्ट सौंपी, 2014 में सौंपी। ठीक है, तो इन्होंने क्या एकीकरण के पक्ष में तर्क दिया, उस तर्क को भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मजबूत बैंकों के साथ कमजोर बैंकों का विलय वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों के पतन को रोकने और ग्राहकों तथा वित्तीय प्रणालियों की मदद करने के लिए किया। तो मतलब जैसे हम एक उदाहरण से बताते हैं, जैसे विजया बैंक का प्रसार जो है दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा है, और हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका पूर्वी भारत में ज़्यादा विस्तार है। तो इन बैंकों से जोड़ने से क्या होगा, पूरे भारत में एक समान रूप से एक बैंक बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो मजबूत बैंकों हैं, मजबूत बैंकों के साथ कमजोर बैंकों का विलय कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने बताया कि एकीकरण का फैसला सरकार पर वित्तीय भार को कम करेगा। सरकार पर जो वित्तीय भार, जैसे हमने बताया कि सरकार से पूंजीकरण की बात हो रही थी कि बैंकों का फिर से पूंजीकरण किया जाए, तो इस पूंजीकरण का जो भार है उसको क्या करेगा, कम करेगा, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पुनः पूंजीकरण करने में मदद करेगा। ठीक है, कारोबार में वृद्धि से ग्राहक संख्या और ग्राहकों को अधिक सेवाएं और उत्पादों को पेशकश के साथ साथ बाजार में पहुंच में भारी विस्तार भी होगा। एकीकरण से वैश्विक स्तर पर मजबूत और प्रतिस्पर्धा बैंकों में निर्माण की मदद मिलेगी। एकीकरण से परिचालन लागत में कमी आएगी और अनुसूचित नीतियों का प्रयोग और परस्पर व्यापक शाखाओं में बढ़ोतरी होगी। ये हमने जो चीज़ें बताई, ये पीजे नायक समिति एकीकरण के पक्ष में, जैसे नरसिंहम समिति हो गया, पीजे नायक समिति हो गया, जो कई समितियां बनी, उन समितियों ने क्या क्या बातें बताई, उनकी बातों को लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौगोलिक पहुंच। उदाहरण के लिए जैसे विजया बैंक दक्षिण में अधिक कारोबार है। देखो वही हम जो अभी बात बता रहे थे, विजया बैंक का दक्षिण में अधिक कारोबार है तथा देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का पश्चिम में व्यापक आधार है। इसका अर्थ होगा प्रस्तावित नई इकाइयों तथा ग्राहक दोनों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो। ठीक है, अधिक पूंजी और उच्चतर तरलता आधार बेसल 3 मानदंडों को पूरा करने में सहायता करेगी। ठीक है, मानव संसाधन क्या है, विलय के कारण बड़ी संख्या में विशेषज्ञता उपलब्ध हो सकती है, जो छोटे बैंकों में अकुशलता के दायरे में कम करने में सहायता करेगी। अगर बड़े बैंक होंगे तो इसमें विशेषज्ञता जो होगी वो भी क्या होगी, अच्छी तरीके से उपलब्ध हो पाएगी। क्लियर?
ये बातें उन्होंने कही। एकीकरण के विपक्ष में, भाई ये तो पक्ष वाले हो गए, तो कुछ लोग ने विपक्ष में भी बात की होगी, तो हम विपक्ष की बात, इसको जो तर्क था उसको भी समझते हैं। वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों के साथ साथ मजबूत बैंकों के विलय से मजबूत बैंकों के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखी गई। जब भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक को मिलाया गया तो क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में काफ़ी तेजी से गिरावट देखी गई। ठीक है। एकीकरण के शासन सुधारों के बिना अर्थहीन है। जब तक हम एकीकरण से इसका कोई उपाय नहीं निकल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शासन को सुधारना पड़ेगा, जो लोग हैं, जो उसमें के कर्मचारी हैं, जब तक उनमें सुधार नहीं आएगा तो सुधारों के बिना ये क्या है, एकीकरण करना अर्थहीन है। ठीक है। बैंकों का एकीकरण केवल अस्थायी राहत दे सकता है, अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का में जो बैड लोन है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे बैड लोन क्या होता है, और गवर्नेंस जैसी समस्याओं का समाधान नहीं है। ठीक है। अधिक बड़े बैंक अधिक विफल होते हैं। जैसे बहुत बड़ा बैंक बन गया तो अधिक विफल होते हैं। ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण माना जाता है कि अमेरिका में लैहमैन ब्रदर्स बैंक है। ठीक है। ये क्या है, अमेरिका में एक ही बैंक था, लैहमैन ब्रदर्स बैंक। तो इसके डूब जाने से पूरे अमेरिका में, अमेरिका ही ना कहो पूरे वैश्विक स्तर पे जो है मंदी का सामना 2007 में देखने को मिला था। तो लोग क्या है, एकीकरण के विपक्ष में ये भी तर्क देते हैं कि जब बैंकों का एकीकरण हो जाएगा, एक बैंक हो जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बैंक के डूबने से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव दिखाई पड़े। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समय अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।